जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, अभी तक बच्चे मुझसे क्या पूछा करते थे कि सर ये बता दीजिए कि भारतीय डाक विभाग में 3rd मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, 4th मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, इसका कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है, मेरे इतने परसेंटेज है, मेरा नाम आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। लेकिन आज जो मैं आपको भारतीय डाक विभाग के बारे में बताने जा रहा हूँ उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। और अगर आप भी भारतीय डाक विभाग में फॉर्म को अप्लाई किए हैं या फिर GDS में नौकरी करने का सपना देख रहे हो ना, तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं GDS 3A रूल क्या है और इसे क्यों हटाना जरूरी है। उसके अलावा GDS 12, 24, 36 रूल जो है वो क्यों पारित होना चाहिए और अभी तक क्यों पारित नहीं हुआ। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा GDS 3A रूल होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जब GDS में आपका अपॉइंटमेंट होता है ना, ज्वाइनिंग होती है, तो वहां पे एक कागज पे आपसे दस्तखत करवा लिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है ना। उस कागज पे क्या लिखा रहता है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहले पॉइंट पे क्या लिखा होता है कि किसी भी GDS के कर्मचारी को 5 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करना है। यानी कि वहां पे साफ तौर पे यह कह दिया गया है कि 5 घंटे से ड्यूटी टाइम आपका नहीं रहेगा अगर आप GDS कर्मचारी हैं, ABPM, BPM या फिर ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट पे चयनित है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि 8 घंटे का ड्यूटी टाइम आपका नहीं होगा, क्योंकि अगर 8 घंटे का ड्यूटी टाइम हो जाएगा ना तो उसी हिसाब से सरकार को आपको सैलरी देना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सुविधाएं मिलती हैं वो देना पड़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने पहले से ही कंडीशन बना लिया है कि यहाँ पे आपकी जो ड्यूटी टाइम होगा वो मात्र 5 घंटे का ड्यूटी टाइम होगा। उसके अलावा अगला पॉइंट में क्या दिया गया है कि GDS के कर्मचारी को 65 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड कर दिया जाएगा। चलिए, इस बात से तो मैं एग्री हूं, सभी गवर्नमेंट जॉब में होता है कि 65 साल की उम्र में कर्मचारी को रिटायर कर दिया जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप लोग बहुत ही ढंग से देखिएगा, ठीक है ना। GDS एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग से पहले यह लिखकर देना होगा कि GDS की सैलरी के अलावा उनके पास और इनकम के सोर्स है जिससे वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग समझ रहे हो ना दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपको GDS की सैलरी पे डिपेंड नहीं होना है पूरी तरीके से, आपको अदर सैलरी की जो व्यवस्था है वो ढूंढनी पड़ेगी, यानी कि इनकम ऑफ सोर्स दूसरी जगह से आपको ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आपका और आपके परिवार का पालन पोषण हो सकता है। ऐसा यहां पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपको मालूम है कि GDS में कितनी सैलरी दी जाती है। अगर आप ABPM के पोस्ट पे चयनित होते हो तो आपको 11-12 हजार रुपए दी जाती है, और अगर आप BPM के पोस्ट पे चयनित होते हो तो 13-14 हजार रुपए के आसपास आपको सैलरी दिया जाता है, उससे ज्यादा सैलरी आपको नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पे इन्होंने पहले से ये चीज लिखवा करके सिग्नेचर आपसे करवा लेते हैं, ठीक है ना। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि GDS एम्प्लॉय सिविल सर्विस के दायरे से बाहर रहते हैं। अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, सिविल सर्विस से बाहर रहते हैं का मतलब समझ रहे हैं ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी जरूर है और उसमें आप जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी सुविधा आपको नहीं मिलेगी। चीजों को समझिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात यहां पे लिखी गई है, ये जान करके चलिए। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट ये है कि कंबाइंड ड्यूटी करना पड़ सकता है। कंबाइंड ड्यूटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये समझिएगा कि सपोज दैट अगर आप ABPM के पोस्ट पे चयनित होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख करके बता रहा हूँ, ABPM के पोस्ट पे अगर आप चयनित होते हो और जिस पोस्ट ऑफिस में आप काम कर रहे हो वहां पर BPM का पद जो है वो खाली है, तो ABPM का काम तो आपको करना ही पड़ेगा, साथ में आपको BPM का भी कार्यभार देखना पड़ेगा, यानी कि BPM का जो काम होता है उसे भी आपको करना पड़ेगा। ये होता है कंबाइंड ड्यूटी करना पड़ सकता है, ठीक है ना, कंबाइंड ड्यूटी का मतलब ये होता है। उसके अलावा आइए छठवां पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। छठवां पॉइंट क्या है, इसमें यह दिया गया है कि GDS एम्प्लॉय कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने का दावा नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे साफ तौर पे इन्होंने लिख दिया है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी नहीं माने जाएंगे, अगर ऐसा कोई क्लेम होगा तो वो क्लेम जो है वो मान्य नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको सुविधा दी जाएगी और ना ही आपको सैलरी दी जाएगी, और यहाँ पे अगर ऐसा आप कुछ क्लेम करेंगे तो वो मान्य पूरी तरीके से नहीं होगा। ये चीज आपसे पहले ही लिखवा लिया जाता है और दस्तखत भी करवा लिया जाता है। सातवां और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि एक GDS एम्प्लॉय का ट्रांसफर जो है एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में किया जा सकता है, आपको किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, यानी कि वो जब चाहेंगे वो आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस से ट्रांसफर करके दूसरे पोस्ट ऑफिस में भेज देंगे और इसमें आप कोई भी आपत्ति जो है वो जाहिर नहीं कर सकते हैं।
ये सारी चीज है, ये है 3A रूल दोस्तों पूरी तरीके से, जिसको लेकर के ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक के जो महासचिव है SS महादेवैया जी पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि इस 3A रूल को हटाना चाहिए, और हटना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर नहीं हटेगा ना तो ये मान करके चलिए कि ना ही आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा और ना ही आपका जो ड्यूटी टाइम है वो 8 घंटे का हो पाएगा। ड्यूटी टाइम अभी जैसे 4 से 5 घंटे का रहता है, सेम वैसा ही रहेगा। तो GDS ऑल इंडिया ग्रामीण डाक के सेवक जो SS महादेवैया सर हैं वो पूरी तरीके से हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि 3A रूल को हटाना चाहिए, सरकार इसको हटाए। तो ये तो हो गया 3A रूल के बारे में, मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं GDS 12, 24, 36 रूल क्या है और ये रूल जो है क्यों पारित होना चाहिए, ये आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से, कोई नया कर्मचारी है जो GDS में काम कर रहा है और कोई पुराना कर्मचारी है जो कि काफी साल से काम कर रहा है GDS में, 10, 12 साल, 14 साल हो गए हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि जो GDS के कर्मचारी है, सबसे ज्यादा मैं जैसे BPM की सैलरी की अगर बात कर लेता हूं तो सपोज दैट 14,500 रुपए सैलरी नए कर्मचारी को भी मिल रहा है और पुराने कर्मचारी को भी 14,500 रुपए की सैलरी दी जा रही है। तो पुराने कर्मचारी का कहना यह है कि मैं काफी समय से भारतीय डाक विभाग में सेवा दे रहा हूं, काम कर रहा हूं, तो मेरी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा सैलरी मुझे मिलना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य भी है दोस्तों। इसी फर्क को, इसी अंतर को खत्म करने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि इसी फर्क को कम करने के लिए ये 12, 24, 36 रूल जो है वो पारित होना चाहिए। अब मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, अगर ये रूल पारित हो गया तो क्या होगा, जिन कर्मचारी को GDS में काम करते हुए 12 साल हो गए हैं उनको देखिए 3% का इंक्रीमेंट तो सभी को मिलता है, ठीक है ना। GDS में इंक्रीमेंट में का मतलब ये होता है कि सैलरी में वृद्धि होना, ठीक है ना। 3% का इंक्रीमेंट इतनी समय सालाना सभी कर्मचारी के साथ होते हैं, वो चाहे किसी भी पोस्ट पे चयनित हो, ठीक है ना। लेकिन वे कर्मचारी जो कि 12 साल ड्यूटी दे चुके हैं GDS में, उनका क्या होगा कि 3% का इंक्रीमेंट तो देखने को मिलेगा है, साथ में 3% के 2 इंक्रीमेंट और भी देखने को मिलेगा, यानी कि 3% प्लस 3%, यानी कि ये टोटल 9% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा सालाना, अगर जिनका कि GDS में काम करते हुए 12 साल हो गए हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जिन कर्मचारियों को 24 साल काम करते हुए हो गया है उनको क्या होगा, 3% तो इंक्रीमेंट सभी को मिलता है, उनको भी मिलेगा। इसके अलावा 4 इंक्रीमेंट और देखने को मिलेगा, यानी कि 3 और 3, यानी कि 3, 6, 9, 12, यानी कि 12% का इंक्रीमेंट जो है देखने को मिलेगा दोस्तों। वे कैंडिडेट उन कर्मचारी को जो कि GDS में काम करते हुए जिनका 24 साल पूरे हो गए हैं, और उन कर्मचारी की मैं बात करूंगा वो मोस्ट सीनियर में आते हैं जिनका कि 36 साल हो गया है GDS में कार्य करते हुए, तो उनका कितने % का इंक्रीमेंट मिलेगा, तो उनको 3% इंक्रीमेंट तो सभी को मिलता है, इनको भी दिया जाएगा, साथ में उनका 3% के 5 इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 5 इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, तो कहने का मतलब है 3 छंग 18, ठीक है ना। 3 छंग 18% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। मोस्ट सीनियर की मैं बात कर रहा हूं जिनका कि GDS में काम करते हुए 36 साल हो चुका है। तो इंक्रीमेंट का मतलब यह है कि हर साल आपकी सैलरी में वृद्धि होगी। जो सैलरी अभी 14,500 है, 14,500 का अगर आप 18% निकालोगे, मैं मोस्ट इंक्रीमेंट की ही बात कर लेता हूं, तो 3500 रुपए और ऐड होंगे, यानी कि कहने का मतलब है ये टोटल सैलरी 18,000 रुपए के आसपास जो है वो दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है सैलरी में इंक्रीमेंट करने के लिए ये 12, 24, 36 रूल पारित करना चाहिए, जिससे कि नए कर्मचारी और पुराने कर्मचारी में जो सैलरी का जो डिफरेंस है ना वो देखने को मिले, ठीक है ना। अभी क्या है कि सैलरी का डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, जो सैलरी पुराने कर्मचारी को मिल रहा है वही सैलरी जो है वो नए कर्मचारी को यहाँ पे दिया जा रहा है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक ये 12, 24, 36 रूल जो है वो क्यों पारित नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सीधी तौर पर से देखा जाए तो डिपार्टमेंट की गलती है दोस्तों। डिपार्टमेंट ने अभी क्या किया है कि उनके पास अभी डाटा ही नहीं तैयार है ना, रिकॉर्ड ही नहीं है दोस्तों कि कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनके कि 12 साल काम करते हुए हो गए हैं, कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनका कि 24 साल, और कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनके कि 36 साल जो है हो गए हैं काम करते हुए। और जब तक ये डेटा, जब तक ये रिकॉर्ड जो है भारत सरकार के पास नहीं पहुंचेगा, तब तक जो है वो भारत सरकार जो है इस रूल को पारित नहीं कर सकती है, 12, 24, 36 रूल को, ठीक है ना। भारत सरकार भी चाहती है कि जो 12, 24, 36 रूल है उसका लाभ आपको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिपार्टमेंट की कमी नजर आ रही है। जब डिपार्टमेंट जो है इस पूरे डेटा को भारत सरकार के पास पहुंचा देगी, तब जाकर के इसका जो ये जो रूल है 12, 24, 36 का ये पारित हो जाएगा। उसके बाद सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा उन कैंडिडेट को जो कि जिनके काम करते हुए 12 साल, 24 साल और 36 साल हो गए हैं।
तो आई होप दोस्तों कि अब आप समझ गए होंगे कि 12, 24, 36 रूल क्या है और इसे क्यों पारित करना चाहिए, और उसके अलावा ये जो GDS में 3A रूल है ये क्या है और इसको हटाना क्यों जरूरी है। देखिए वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है ना तो वीडियो को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मैंने देखा है ना, मैं चाहे जितनी भी अच्छी वीडियो बना देता हूँ, चाहे जितना भी अच्छा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लोग जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि चैनल छोटा है तो इनको मैं क्यों सपोर्ट करूँगा। यार आप लोग चैनल को मत देखिए कि चैनल छोटा है कि बड़ा है, जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है ना, नॉलेज मिल रहा हो ना, वो चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सपोर्ट किया कीजिए दोस्तों। और देखिए इतनी सारी जो मेहनत है मैं केवल आप ही के लिए तो करता हूँ ना, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और साथ में टेलीग्राम चैनल पे अगर अभी तक आप हमारे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग जुड़ सकते हो। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।